नमस्कार साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, जहां से कई बार क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझना जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी में जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं उन क्वेश्चंस को आप सब अटेम्प्ट कर सकें, एक भी क्वेश्चन न छूटने पाए, इसलिए तैयारी बहुत अच्छे तरीके से सटीक तरीके से होनी चाहिए। आइए हम सब स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं। संविधान जो है साथियों, देखिए संविधान जो होता है, तो देखिए पॉलिटिकल साइंस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, उसमें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स भी पढ़नी है आपको। कुछ पॉलिटिकल पार्ट हो जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के भी सारे पार्ट इंक्लूड हो ही जाते हैं। थॉट होते हैं, थ्योरी होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। बहुत लंबा इसका ब्रॉड एरिया हो चुका है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी होते हैं, एरिया बहुत आजकल बढ़ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के भी। बहुत सारे इसके ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे इसमें पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चन नेट वगैरह में पूछे जाते हैं, पीएचडी में पूछे जाते हैं। इन सब की तैयारी कराऊंगा एक एक करके। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड देखिए, संविधान शब्द जो है यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। दो शब्द, सम प्लस विधान। कितने शब्दों से मिलकर बना है? सम प्लस विधान। देखिए जो सम है, सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब क्या होता है? बराबर होता है। और विधान का मतलब होता है नियम या कानून। क्या होता है? नियम या कानून होता है। तो हम यहाँ पर एक शाब्दिक अर्थों में यह कह सकते हैं कि संविधान दो शब्दों से मिलकर बना, सम प्लस विधान। सम का मतलब बराबर, विधान का मतलब नियम या कानून। तो हम कह सकते हैं कि जो सबके लिए एक समान नियम या कानून होगा उसी को हम संविधान कहेंगे। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जो सबके लिए एक समान नियम या कानून होगा उसी को संविधान कहा जाता है। अब बात देखिए, यहाँ पर एक और डेफिनेशन इसका दिया जाता है कि नियम और कानूनों के संग्रह को भी संविधान कहा जाता है। नियम और कानूनों के संग्रह को, क्योंकि नियम और कानून का संग्रह ही तो संविधान है ना। संविधान जो होता है, यदि किसी भी देश का संविधान बन जाता है तो क्या वह अपने आप लागू होगा? जरा सोचिए, वह अपने आप लागू नहीं हो सकता है। उसको लागू करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता होती है, और उस संस्था का नाम है, क्या नाम है उस संस्था का? उस संस्था का ही नाम होता है सरकार। क्या नाम होता है? सरकार। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि नियम और कानूनों के संग्रह रूपी संविधान के अनुसार देश के शासन को संचालित करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता होती है, और उस संस्था का नाम होता है सरकार। सरकार भी देखिए, सरकार कहना एक बहुत ही छोटी बातें होती है। सरकारें काम कर रही हैं, सरकारें गलती कर रही हैं, सरकारें अच्छी काम कर रही हैं, लोग कहा करते हैं। लेकिन यह एक बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है सरकार का, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जो वर्ड है, अब इसको हम लोग समझेंगे, इसका कार्य क्षेत्र क्या होता है, क्या क्या काम करते हैं। देखिए सरकारें जो होती हैं वे संविधान के अनुसार ही देश के शासन को संचालित करने का काम करती हैं, लेकिन देश के शासन को संचालित करने में सरकार के 3 अंग काम करती हैं। कितने अंग काम करती हैं? 3 अंग काम करती हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हो गए, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। 3 अंग जो हैं सरकार के, वे सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा भी हम करेंगे आपके साथ। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला जो होता है सरकार का अंग, वह होता है विधायिका। कौन होता है? विधायिका। आइए हम सब देखें कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। इन चीजों को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला यदि बात किया जाए कि सरकार के कितने अंग हो गए? सरकार के 3 अंग हो गए। देखिए सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला जो अंग होता है वह होता है विधायिका। पहला क्या होता है? पहला जो अंग होता है सरकार का वह होता है विधायिका। लेजिस्लेटिव जिसे आप कहते हो, क्या कहते हो? जिसे आप लेजिस्लेटिव कहते हो, वो होता है आपका विधायिका।
विधायिका। दूसरा जो सरकार का अंग होता है वह होता है कार्यपालिका। क्या होता है? कार्यपालिका होता है दूसरा अंग सरकार की। और तीसरा अंग यदि देखा जाए सरकार की कौन होता है, तो तीसरा अंग होता है आपका न्यायपालिका। क्या होता है? न्यायपालिका होता है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। फर्स्ट लेजिस्लेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव और थर्ड आपका हो गया जुडिशियरी मीन्स न्यायपालिका। तो जो विधायिका होता है इसका काम क्या है? इसका काम होता है कानून बनाना। क्या काम होता है? कानून बनाना, मेकिंग ऑफ लॉज। विधायिका का जो मेन काम है वह है कानून को बनाना, मेकिंग ऑफ लॉज। कार्यपालिका का जो काम है, जो कार्यपालिका काम करती है, इसका काम है कानून को लागू करना। क्या काम है? कानून को लागू करना। ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है कानून को लागू करना। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है आपका, वह तीसरा पॉइंट है आपका न्यायपालिका का। किसका काम है? न्यायपालिका का, जुडिशियरी का। इसका क्या काम है भाई न्यायपालिका का? तो कानून की व्याख्या करना। क्या करना? कानून की व्याख्या करना। विधायिका का काम है कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम है कानून का व्याख्या करना और उसका पालन करना। समझ गए? एक काम होता है सरकार के 3 अंगों का। अब हमारे यहाँ सरकारें 3 स्तर पे हैं। कितने स्तर पे हैं? 3 स्तर पे हमारे यहाँ सरकारें हैं। सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है कि भारत में, बिहार टेट में क्वेश्चन एक पूछा था कि भारत में कितने स्तर पे सरकारें हैं? तो भारत में 3 स्तर पे सरकारें हैं, है ना। केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे। समझ गए? ध्यान से हमारी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं सरकार के 3 अंग आपने देख लिया। इस बात को लर्न कर लीजिएगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका इस कानून को लागू करता है और न्यायपालिका इसका पालन और व्याख्या करता है, मीन्स इंटरप्रेट करता है। मेन वर्क ऑफ जुडिशियरी इंटरप्रेट एंड फॉलो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेट करेगा जुडिशियरी। समझ गए? अब आप देखेंगे भारत में 3 स्तर पे सरकारें होती हैं, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे। तो आप यहाँ पर जैसा कि देखने पा रहे हैं, यह जो है आपका, मान लीजिए केंद्र स्तर पे भी विधायिका होगा भाई। 3 स्तर पे हमारे यहाँ है ना। तो चलिए मैं अब इसे इरेज करता हूं, अब आगे की ओर देखते हैं। भारत में 3 स्तर पे सरकारें हैं भाई, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे हैं। तो इन तीनों स्तर की हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र स्तर की। किसकी बात करते हैं? केंद्र स्तर की। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देखेंगे कि जो केंद्र स्तर, भारत में कितने स्तर पे सरकारें हो गई? 3 स्तर पे सरकारें हैं भारत में। 3 स्तर पे सरकारें हैं भारत में। 3 स्तर पर सरकारें हैं। पहला स्तर क्या हो गया भाई? केंद्र स्तर। दूसरा हो गया राज्य स्तर। तीसरा हो गया स्थानीय स्तर। तो केंद्र स्तर पर भी हमारे यहां देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था जो है ब्रिटेन से लिया गया है, वह केंद्र और राज्य दोनों में अपनाया गया है। केंद्र और राज्य दोनों में अपनाया गया है। इसीलिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो सरकार के 3 अंगों का कॉन्सेप्ट है, यह केंद्र स्तर पर भी पाया जाता है और राज्य स्तर पर भी पाया जाता है। समझ गए? केंद्र और राज्य दोनों में पाया जाता है। समझ गए? तो केंद्र स्तर पर भी विधायिका होगा, केंद्र स्तर पर भी विधायिका होगा, लेजिस्लेटिव होगा। केंद्र स्तर पर भी कार्यपालिका होगा। कौन होगा? केंद्र स्तर पर भी कार्यपालिका होगा और केंद्र स्तर पर भी न्यायपालिका होगा, मतलब जुडिशियरी होगा। केंद्र स्तर पर भी विधायिका, राज्य स्तर पर भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी, मतलब केंद्र स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों होगा। राज्य स्तर पर भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों होगा और स्थानीय स्तर पर भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों होगा। समझ गए? इस बात को समझना है। तो केंद्र सरकार की विधायिका किसे कहा जाता है? केंद्र सरकार की विधायिका संसद को कहा जाता है।
केंद्र सरकार की विधायिका कौन है? संसद, पार्लियामेंट है। और राज्य सरकार की विधायिका कौन है? तो राज्य सरकार की विधायिका बोलते हैं विधानमंडल को। किसे कहते हैं? विधानमंडल को राज्य सरकार की विधायिका कहा जाता है। और स्थानीय स्तर की विधायिका कहा जाता है ग्राम सभा को। किसे कहते हैं? ग्राम सभा को स्थानीय स्तर की विधायिका कहा जाता है, मींस लेजिस्लेटिव कहा जाता है। केंद्र स्तर पर कानून संसद बनाएगा, राज्य स्तर पर कानून विधानमंडल बनाएगा और स्थानीय स्तर पर कानून ग्राम सभा बनाता है। अब यदि बात किया जाए कार्यपालिका के बारे में, तो केंद्र स्तर की कार्यपालिका में कौन आएंगे? तो केंद्र स्तर की कार्यपालिका में 2 लोग शामिल होते हैं। 2 लोग शामिल होंगे केंद्र स्तर की कार्यपालिका में। एक तो कार्यपालिका होगा नाम मात्र का प्रमुख और दूसरा होगा वास्तविक प्रमुख। एक होगा केवल नाम मात्र का प्रमुख, नाम मात्र का, और एक होगा वास्तविक प्रमुख। राज्य स्तर पे आएंगे तो राज्य स्तर पर भी कार्यपालिका में 2 लोग आएंगे, एक नाम मात्र के प्रमुख, एक वास्तविक प्रमुख। तो कार्यपालिका में 2 होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता यह भी है कि यहाँ पर शासन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो फीचर्स में एक ये भी माना जाता है कि 2 हेड ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था जहां पर भी है वहां पर 2 प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र के प्रमुख और एक वास्तविक प्रमुख। तो यहाँ पर नाम मात्र के प्रमुख केंद्र में कौन है? कार्यपालिका के तहत केंद्र की कार्यपालिका में नाम मात्र के प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। और वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री हैं। अब यही राज्य में आएंगे तो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख राज्यपाल होगा और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे। समझ गए? अब न्यायपालिका की बात करेंगे तो केंद्र की न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट होगा और राज्य की न्यायपालिका में हाई कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हाई कोर्ट हो जाएगा। ये हमारे यहाँ जो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और 3 स्तर की सरकारें हैं, इनका ग्राफ और अच्छे तरीके से आपको हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश की आपको, क्योंकि स्टार्टिंग है या स्टार्ट में किया हूँ इसलिए समृद्ध थोड़ा सा देने की कोशिश किया हूँ। तो अब देखिए हमारे यहाँ, देखिए अब क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि संसदीय शासन व्यवस्था, तो यहाँ पे संसद है, केंद्र सरकार की विधायिका संसद। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब यदि बात किया जाएगा राज्य स्तर की विधायिका, तो राज्य स्तर की विधायिका विधानमंडल को कहा जाता है और राज्य स्तर की विधायिका विधानमंडल है। इसके भी 3 अंग होते हैं, है ना, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा को कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये आपके विधानमंडल के 3 अंग हो गए। जिस तरीके से सरकार के 3 अंग हो गए वैसे संसद के भी 3 अंग होते हैं, वैसे विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। तो ये आप सरकार के थोड़ा सा ग्राफ के बारे में इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा समरी आपने लिया। तो आपको यह वीडियो कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा साथियों। आपके लिए बहुत ही यूजफुल बातें मैं स्टार्ट किया हूँ आपके लिए जानना, और शुरू से मैं चीज़ों को अब समझाऊंगा आपको, जैसे कि आपको पॉलिटी को समझने में कठिनाई महसूस न हो सके। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।